गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू वीरू एकेडमी वेयर लर्निंग मीट सक्सेस। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। पिछले लेक्चर में हमने न्यूट्रिशन और ग्लैंड दो चैप्टर खत्म कराया है। आज हम न्यूट्रिशन और ग्लैंड से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सारे प्रश्न आपके सामने लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, सीधी बात नो बकवास, हम चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों, हमारे बॉडी में दो प्रकार की ग्लैंड पाई जाती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में कि सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, हमारे गले के पास यहाँ बीचों बीच में इस तरह की एक ग्रंथि पाई जाती है। इसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। क्या बोलते हैं? थायराइड ग्रंथि। और यह अपने अंदर से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। थायरॉक्सिन हार्मोन का फंक्शन क्या होता है? जब भी कोई व्यक्ति बहुत ही गुस्से में हो जाता है यानी एग्रेसिव मोड में आ जाता है, तो उसको शांत करने के लिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वह किसको मैसेज देती है? थायराइड ग्लैंड को मैसेज करती है कि आप थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करिए, ये व्यक्ति बहुत ही गुस्से में आ गया है। तो थायराइड ग्लैंड क्या करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित कर देता है और वह व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने लगता है। तो थायराइड ग्लैंड क्या करता है? बीपी वगैरह को कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये रहा सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि। यदि बात करें दोस्तों सबसे बड़े एक्सोक्राइन ग्लैंड की, तो सबसे बड़े बाह्यस्रावी जो ग्रंथि है उसका नाम है लीवर। क्या नाम है? लीवर। लीवर जिसे हिंदी में यकृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यकृत। यकृत जो होता है दोस्तों, हमारे बॉडी का सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है यानी बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है। यह प्रश्न आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया? कोई डाउट? नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? बताइए। इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो किस ग्रंथि से स्रावित होता है? हमने आपको बताया था कि जो पैंक्रियाज होता है, जो अग्नाशय होता है, इसमें 4 प्रकार के सेल पाए जाते हैं मुख्य रूप से। पहला होता है अल्फा, बीटा, गामा और एफ सेल। अल्फा सेल से ग्लूकागन हार्मोन स्रावित होता है, बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, गामा सेल से पीपी हार्मोन स्रावित होता है और एफ सेल से 3 एंजाइम स्रावित होते हैं। एक का नाम है अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। अमाइलेज किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का। लाइपेज क्या करता है? फैट यानी लिपिड का पाचन करता है। जबकि ट्रिप्सिन जो होता है वह किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। तो दोस्तों, प्रश्न में पूछ रहा है कि इंसुलिन हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इंसुलिन जो हार्मोन्स होता है वह बीटा सेल से स्रावित होता है और ये बीटा सेल कहाँ पाया जाता है? पैंक्रियाज यानी अग्नाशय में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय यानी पैंक्रियाज। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए, यहाँ तक समझ में आया आपको? उम्मीद करता हूँ सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पिट्यूटरी ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको और किस नाम से जाना जाता है? एक और भी नाम है उसका। दोस्तों, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, और मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सारे एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करता है। इस वजह से पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मास्टर ग्लैंड। समझ में आया? चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, एड्रेनलिन हार्मोन्स किस ग्रंथि से निकलता है? बताइए। इसको मिटा देता हूं। दोस्तों, ये जो एड्रेनलिन हार्मोन है यह एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है और आपको पता होना चाहिए कि जो एड्रीनल ग्लैंड होता है वह कहाँ पाया जाता है। दोस्तों, हमारी जो किडनी होती है, ये जो किडनी होती है,
किडनी के ऊपर हमारे बॉडी में कितनी किडनी होती है? 2 किडनी होती है, 2 किडनी होती है। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार का होता है। तो इन किडनी के सबसे ऊपरी वाली भाग पे ग्लैंड पाया जाता है जिसे कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। क्या कहते हैं? एड्रीनल ग्लैंड। और इसी से एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। और इस एड्रेनलिन हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है? बात करें यदि इसके फंक्शन की, तो यह इमरजेंसी हार्मोन्स की तरह भी कार्य करता है और इसे लड़ो और उड़ो हार्मोन्स कहते हैं, क्योंकि जब हमारे बॉडी में इस हार्मोन्स का स्राव हो जाता है, यानी एड्रेनलिन हार्मोन्स का स्राव हो जाता है, तो बहुत ही एग्रेसिव मोड में आ जाता है और किसी को मारने में उतारू हो जाता है। तो इस हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन्स भी कहते हैं। तो यह कहाँ से स्रावित होता है? एड्रीनल ग्लैंड से। एड्रीनल ग्लैंड से एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिवृक्क ग्रंथि। दोस्तों ये हो गया वृक्क, इसे वृक्क कहते हैं। किडनी को क्या कहते हैं? वृक्क। वृक्क के ऊपर जो पाया जाता है अधिवृक्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिवृक्क हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा दोस्तों अधिवृक्क ग्रंथि कहलाती है और अधिवृक्क ग्रंथि से ही एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए। जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है दोस्तों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित कहाँ से होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो होता है वो थायराइड ग्लैंड से स्रावित होता है। और थायराइड ग्लैंड जो होता है हमारे बॉडी का सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। और इस अंतःस्रावी ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकलता है वो थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है। और यह जब कम स्रावित होता है तो हमारे गला जो होता है, ये गला वो क्या होता है? मोटा हो जाता है। और इसी रोग को क्या कहते हैं? ग्वाटर यानी घेंघा रोग बोलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रोथ हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ग्रोथ जो हार्मोन्स होता है वह किस ग्रंथि से स्रावित होता है? बताइए। इसको मिटा देता हूं। ग्रोथ हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जो ग्रोथ हार्मोन्स होता है दोस्तों, STH वगैरह जो होते हैं, ये स्रावित होते हैं पीयूष ग्रंथि से। ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि को इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि जो होता है दोस्तों, उससे STH हार्मोन स्रावित होता है जिसे हम ग्रोथ हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंसुलिन का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन? बताइए दोस्तों। अभी अभी हमने बताया था कि जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन जो हार्मोन्स होता है दोस्तों, यह स्रावित कहां से होता है? पैंक्रियास से। ये कहां से स्रावित होता है? पैंक्रियाज यानी अग्नाशय से। और ये कंट्रोल क्या करता है? जब हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा शुगर हो जाता है, बहुत ज्यादा शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन में क्या करता है? यही इंसुलिन क्या करता है? इसी ग्लूकोज को क्या कर देता है? ग्लाइकोजन में, दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और लीवर में स्टोर कर देता है। जिससे क्या होता है कि हमारे बॉडी में एक्सेस जो शुगर होते हैं, एक्सेस जो ग्लूकोज होता है, उसको नियंत्रित करा जा सकता है। तो इंसुलिन का मेन फंक्शन होता है हमारे बॉडी में शुगर के लेवल को कंट्रोल करना। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला प्रश्न है दोस्तों, एंडोक्राइन ग्रंथियों की विशेषता क्या है? एंडोक्राइन जो ग्लैंड होता है उनकी विशेषता क्या है? अब हम जान लेते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड की क्या विशेषता होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड एक प्रकार की ग्लैंड यानी थैली होती है जिसके अंदर से कुछ केमिकल्स मैसेज रिलीज होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा करके अपना एक्टिविटी दिखाते हैं। और वह किस में मिलते हैं? डायरेक्ट ब्लड में मिलते हैं। तो इसको किसी भी प्रकार की डक्ट यानी किसी भी विशेष प्रकार की नलिका की जरूरत नहीं होती है।
किसको? एंडोक्राइन ग्लैंड को, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों को। जबकि बाह्यस्रावी में डक्ट की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसे ब्लड से नहीं मिलाया जाता है, तो उसके लिए एक स्पेशल वायरिंग होती है जो अपना फंक्शन करती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डक्टलेस ग्लैंड होता है, यानी नलिका नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा हार्मोन्स महत्वपूर्ण होता है? गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा हार्मोन्स महत्वपूर्ण होता है? दोस्तों, गर्भवती स्त्री जब हो जाती है तो उसके लिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित कहां से होता है? महिलाओं की ओवरी से स्रावित होता है। कहां से स्रावित होता है? ओवरी से। ओवरी से मुख्य रूप से 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। अब बात करें एस्ट्रोजन हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है, तो यह एग यानी ओवम का फॉर्मेशन करता है। बात करें प्रोजेस्टेरॉन का, तो जब बच्चा यूटेरस में आ जाता है तो उसको पोषण प्रदान करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स काम करता है। रिलैक्सिन हार्मोन्स की बात करें तो प्रसव के दौरान यानी डिलीवरी के दौरान इसी हार्मोन्स की बहुत ही अहम रोल हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह सर्विक्स और वेजाइना को बिल्कुल ही नॉर्मल कर देता है, ढीला कर देता है, रिलैक्स कर देता है, ताकि आसानी से बेबी माँ के गर्भ से बाहर आ सके। तो दोस्तों, गर्भ के दौरान जिस हार्मोन्स की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है बच्चे को, वो होता है प्रोजेस्टेरॉन। क्या नाम है? प्रोजेस्टेरॉन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का संबंध है, यानी किससे है? पहला ऑप्शन है मूत्र उत्पादन से, दूसरा है मांसपेशी बढ़ाने से, तीसरा है प्रसव प्रक्रिया और दूध स्राव से, और चौथा है खून बनाने से। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसव प्रक्रिया और दूध स्राव से किसका ताल्लुक होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का ताल्लुक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कौन स्रावित करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो होता है वह कौन स्रावित करता है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो होता है मेल के अंदर स्रावित होता है, और वह स्रावित कौन करता है? टेस्टिस करता है, यानी वृषण करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृषण यानी टेस्टिस। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्लूकागन हार्मोन्स का कार्य है, यानी ग्लूकागन हार्मोन्स का कार्य क्या होता है? जब हमारे बॉडी में शुगर यानी ग्लूकोज की कमी हो जाती है, किसकी कमी हो जाती है? शुगर यानी ग्लूकोज की। तो उस कंडीशन में हमारी जो पैंक्रियाज होता है यानी अग्नाशय होता है, एक प्रकार का हार्मोन स्रावित करता है जिसे कहते हैं ग्लूकागन। ग्लूकागन, ये जो ग्लूकागन हार्मोन्स होता है दोस्तों, ये पैंक्रियाज यानी अग्नाशय से स्रावित होता है। और ये क्या करता है? जो लीवर में एक्स्ट्रा शुगर स्टोर हुआ था ग्लाइकोजन के फॉर्म में, वह क्या करता है? उसी एक्स्ट्रा शुगर को दोबारा किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज में। ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमारे बॉडी में शुगर की मात्रा को बढ़ा देता है। तो शुगर के लेवल को बढ़ाने के लिए ग्लूकागन हार्मोन्स बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, जबकि शरीर में शुगर के लेवल को कम करने के लिए इंसुलिन हार्मोन्स बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और यह दोनों जो हार्मोन्स होते हैं वो पैंक्रियाज से स्रावित होते हैं। पैंक्रियाज की विशेषता यह है कि यह एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों ग्लैंड की तरह काम करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है दोस्तों, कौन सी ग्रंथि दोनों यानी हार्मोन्स और एंजाइम दोनों स्रावित करती है? तो वह ग्लैंड जो एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेगी, वही तो करेगी हार्मोन्स और एंजाइम का स्राव। तो पैंक्रियाज जो होता है दोस्तों, यह एंजाइम भी स्रावित करता है और हार्मोन्स भी स्रावित करता है। अब एंजाइम कौन कौन सा स्रावित करता है मैंने बता दिया था, इंसुलिन, ग्लूकागन, पीपी हार्मोन्स। और एंजाइम कौन सा स्रावित करता है? वह अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पैंक्रियाज। यहाँ तक क्लियर? अब पोषण यानी न्यूट्रिशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, शरीर को त्वरित ऊर्जा यानी इंस्टेंट एनर्जी किस पोषक तत्व से मिलती है?
इंस्टेंट एनर्जी देने का काम कौन करता है दोस्तों? ग्लूकोज करता है। और ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? बात करें दोस्तों प्रोटीन की तो इसका मुख्य रूप से दो काम है। पहला है शरीर की वृद्धि और दूसरा शरीर की मरम्मत। ठीक है, यानी शरीर में कहीं भी कट पीट वगैरह हो जाता है तो वह प्रोटीन से सही हो जाता है। और दूसरा, शरीर में यदि वृद्धि नहीं हो रहा है तो प्रोटीन की आपको जरूरत है, यानी प्रोटीन लेने से शरीर में वृद्धि भी हो जाती है। या बॉडी बिल्डिंग करना है, यानी जितने भी बॉडी बिल्डर होते हैं वह प्रोटीन का मात्रा अधिक लेते हैं अपने बॉडी में, ताकि उनकी जो मसल्स होती हैं वो हैवी हो जाती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर की वृद्धि और मरम्मत करना। शरीर की वृद्धि और मरम्मत करना। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है दोस्तों रतौंधी। क्या कहते हैं? रतौंधी, जिसे इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। ठीक है, रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। यदि बात करें विटामिन बी की तो इससे होता है बेरी बेरी। बात करें विटामिन सी की तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है। विटामिन ई की कमी से बाल झड़ना और नपुंसकता भी रोग हो जाता है विटामिन ई की कमी से। बात करें विटामिन के की तो ब्लड का थक्का न बनना। इसमें क्या होता है? विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। दोस्तों आपने जान लिया विटामिन ए की कमी से विटामिन ए जो होती है उसे रतौंधी होती है, विटामिन बी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी सूखा रोग, विटामिन डी बाल झड़ना और नपुंसकता। सही लिखा है, देख लेना अपना। विटामिन के की कमी से होता है ब्लड का थक्का न बनना। तो दोस्तों ये चीज भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, फाइबर का मुख्य कार्य है। फाइबर का मुख्य कार्य क्या है ये आपको बताना है। फाइबर जो होता है दोस्तों ये हमारे पाचन में भाग नहीं लेता है। हालांकि बात करें कि इसका पाचन होता है या नहीं होता है तो हमारी बॉडी इसका पाचन नहीं कर पाती है, फाइबर का पाचन नहीं कर पाती है। लेकिन यह पाचन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। कैसे? फाइबर जो होता है दोस्तों यह जो हमारी आंतें होती है, इंटेस्टाइन होता है, इसको साफ करने का काम करता है। यानी क्लीन करने का कार्य करता है। कौन है? फाइबर करता है। ये क्या करता है? जैसे ये नली होती है ना तो उसको झाड़ू लगाने का काम करता है। जितने भी यहाँ पे पदार्थ रुके होते हैं भोजन के उनको सबको साफ करते हुए आगे लेके चला जाता है। कौन? फाइबर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाचन क्रिया को सुचारू बनाना। यानी पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए फाइबर की अहम भूमिका होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? अभी अभी हमने बताया विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो जल की मात्रा लगभग होती है दोस्तों 60% जो होती है हमारे बॉडी में क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन डी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन डी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत है सनलाइट। यदि आप सुबह सुबह सनलाइट के प्रेजेंस में योगा या व्यायाम करते हैं या फिर टहलते हैं तो आपको भरपूर मात्रा में विटामिन डी की पूर्ति हो जाएगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी धूप या सनलाइट। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी1 की कमी से कौन रोग होता है? बेरी बेरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आया है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर में लौह यानी आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों आयरन जो होता है हमारे हीमोग्लोबिन के लिए बहुत ही जरूरी एक प्रकार का खनिज है। यदि आयरन की कमी होगी तो इसका मतलब होगा कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। और हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है। इसका मतलब आरबीसी की भी कमी हो जाएगी, और जब आरबीसी की कमी होगी तो ब्लड की कमी हो जाएगी, और जब ब्लड की हमारे बॉडी में कमी हो जाती है उसी रोग को क्या कहते हैं? एनीमिया रोग कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनीमिया इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कैल्शियम शरीर में किसके लिए जरूरी है? यानी कैल्शियम जो होता है दोस्तों हमारे हड्डियों यानी बोन को और टीथ यानी दांत को मजबूत बनाने में बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हड्डियों और दांतों को मजबूती के लिए कैल्शियम की बहुत ही जरूरी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, फैट यानी वसा का कार्य है। प्रश्न था दोस्तों, वसा यानी फैट का कार्य है। फैट जो होता है दोस्तों, जब ग्लूकोज अधिक हो जाता है हमारे बॉडी में तो इंसुलिन हार्मोन्स क्या करता है? इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और कहाँ छोड़ देता है? लीवर में छोड़ देता है। और यह लीवर में रहे रहे क्या हो जाता है? फैट का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है? फैट का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो यह एक प्रकार का ऊर्जा ही होता है, क्योंकि ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हुआ, लीवर में स्टोर हुआ तो फैट के रूप में तब्दील हो जाता है। और जब फैट बढ़ने लगता है बहुत ज्यादा तो लीवर क्या करता है? उसको नीचे की तरफ शिफ्ट कर देता है और जो एब्डोमेन कैविटी होती है वहां पे स्टोर करने लगता है। इसी वजह से जो व्यक्ति मोटे हो जाते हैं उनका पेट बहुत ज्यादा बाहर निकल आता है। और कभी कभी फैट इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि लीवर ही मोटा हो जाता है, जिसे फैटी लीवर कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो फैट होता है एक प्रकार का एनर्जी का स्टोरेज होता है। एनर्जी का स्टोरेज होता है। यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मोटा है तो कई दिनों तक उसको यदि खाना नहीं भी देंगे तो वो प्रॉपर तरीके से जिंदा रह लेगा। हालांकि भूख तो लगी हुई उसे, लेकिन वो मरेगा नहीं। ऐसा नहीं कि किसी पतले व्यक्ति को 10 या 15 दिन खाना नहीं देंगे तो वो मर जाएगा, लेकिन मोटे व्यक्ति को 10-15 दिन खाना नहीं देंगे तो यही फैट क्या करेगा? यही फैट क्या होगा? ग्लूकोज में टूट करके क्या करेगा? बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता रहेगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर को ऊर्जा का भंडार देना। यही जो फैट होता है दोस्तों ये ऊर्जा का भंडार होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, संतुलित आहार में क्या क्या होना चाहिए? आपको जब मैं न्यूट्रिशन पढ़ा रहा था तो संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट के बारे में बताया था कि उसमें फैट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, वाटर भी होना चाहिए, फाइबर भी होने चाहिए, विटामिन्स भी होने चाहिए, मिनरल्स भी होने चाहिए। ये थोड़ी थोड़ी मात्रा जब व्यक्ति लेता है जो खाने में तो उसी खाने को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी आवश्यक पोषक तत्वों को जब हम लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।